नमस्कार बच्चों, हम निबंध चयनिका का निबंध साहित्यिक मूल्यांकन के नए मान पढ़ रहे थे। डॉक्टर कन्हैयालाल सहल का ये निबंध, जिसमें उन्होंने इस बात की स्थापना की है कि जीवन चूँकि परिवर्तनशील है, तो उस पर आधारित साहित्य भी निरंतर बदलता रहता है। और चूँकि साहित्य बदलता रहता है, इसीलिए उसकी समीक्षा के मानदंडों को भी बदलते रहना चाहिए। क्योंकि साहित्य का जो मूल्यांकन है, उससे परंपरागत शास्त्रीय नियमों के आधार पर ही केवल नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा कोई समीक्षक करता है, तो वो निश्चित रूप से उस साहित्य के साथ अन्याय करता है। अपने पिछले व्याख्यान में बच्चों, हमने काव्य के संदर्भ में इस पक्ष को घटित होते हुए देखा था, जहाँ पर हमने देखा कि डॉक्टर कन्हैयालाल सहल ने किस तरह से प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के संदर्भ में यह जो उनकी स्थापना है वो घटित होते हुए हमने देखी थी। और आज गद्य की जो अलग अलग विधाएं हैं, उस पर हम देखेंगे कि डॉक्टर सहल की स्थापना कहाँ तक लागू होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपन्यास और कहानी की, कि हिंदी काव्य की तरह उपन्यास और कहानी में भी नए नए प्रयोग आज हम देखते हैं। और जहाँ तक बात है उपन्यासों की, तो जो नए उपन्यास अभी आ रहे हैं, वो कथा कलेवर उनका ज़्यादा स्थूल नहीं है, बड़ा नहीं है, बल्कि वो सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर बनता चला जा रहा है। फ्रायड, एडलर और युंग जैसे विचारधाराओं का प्रभाव आज के जो हिंदी उपन्यास है, उसके रचना शिल्प पर ज़्यादा दिखाई देता है। और हिंदी में जब हम देखते हैं, तो जैनेन्द्र अज्ञे और इलाचंद्र जोशी आदि ने जो उपन्यास लिखे हैं, उसमें उन्होंने मनुष्य के अंतर जगत के चित्र ज़्यादा खींचे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं बच्चों कि साहित्य के मानदंड ही नहीं, बल्कि साहित्य के माध्यम भी युग धर्म से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। तो नवीन मानव मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए नए शिल्प विधान की आवश्यकता होती है। जैसे शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी जैसे आधुनिक उपन्यास में कहीं पर हमें लघु कथाएं दिखाई देती है, कहीं पर यात्रा विवरण का आनंद मिलता है, कहीं निबंध की शैली दिखाई देती है, कहीं पर गद्य गीत, कहीं पर व्याख्यान पद्धति, और इस तरह से बहुत सारी शैलियों का समावेश इस एक उपन्यास में हो गया है। तो इस प्रकार अगर हम यदि शेखर एक जीवनी को परंपरागत साहित्यिक मानदंडों के आधार पर उसकी समीक्षा करेंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के उपन्यास अपने मूल्यांकन के लिए स्वयं अपने ही अंदर से समीक्षा सिद्धांतों को स्थापित करते हैं। इसी तरह से जो जोशी हैं, उनके उपन्यास सन्यासी और पर्दे की रानी, इन उपन्यासों में भी मनोविश्लेषण का स्वर सुनाई देता है, और मार्क्सवादी उपन्यास भी बहुत चर्चा में रहे हैं। तो बच्चों, आज के नवीन युग में जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं, उन सब का समाधान कोई एक उपन्यास नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। इसलिए छोटे छोटे उपन्यास, लघु उपन्यास जो एक दो मूल प्रश्नों को लेकर चलते हैं, वो आज की युग की मांग को पूरा कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि आज का युग फास्ट, हर चीज़ फास्ट फूड का ज़माना है, सब कुछ फास्ट है। तो ऐसे में बहुत बड़े बड़े उपन्यास पढ़ने के लिए उतना समय
नहीं रहा है अब पाठकों के पास, तो इसीलिए छोटे छोटे उपन्यास आज के युग की मांग को पूरा करते हैं। किंतु हिंदी के जो उपन्यास शिल्पी हैं उन्हें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर सहल का मानना है कि जीवन से सिद्धांत नहीं पैदा होते, बल्कि सिद्धांतों से जीवन से सिद्धांत पैदा होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि सिद्धांतों से हम जीवन चलाना चाहें, चाहे वो सिद्धांत कितने ही बड़े क्यों ना हो, कितने ही बड़े व्यक्ति ने क्यों ना बनाए हो, लेकिन जीवन से निकला हुआ जो सत्य का दर्शन है वो उपन्यासकार का ध्येय होना चाहिए। और डॉक्टर सहल के अनुसार यही बात हिंदी के कहानी साहित्य के संबंध में भी कही जा सकती है। हालांकि जैनेंद्र जी, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, है ना, ये नरोत्तम नागर, बहुत सारे कहानीकारों ने मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी हैं और निश्चित रूप से उन पर पाश्चात्य जो कहानीकार हैं उनका भी प्रभाव पड़ा है। तो साहित्य की अन्य अंगों की तरह हिंदी का जो कहानी साहित्य है वो बच्चों ज़्यादा समृद्ध है। लेकिन यह देखकर आश्चर्य होता है कि कहानी कला संबंधी जो आधुनिक मानदंड हैं, आधुनिक मापदंड हैं, उनका प्रामाणिक विवेचन जब हमारे हिंदी के समीक्षक करते हैं तो वो पाश्चात्य साहित्य की ओर देखते हैं। डॉक्टर सहल का ऐसा मानना है कि जो भारतीय संदर्भों को लेकर कहानियाँ लिखी गई हैं, उन कहानियों के जो मानदंड हैं वो भी उन्हीं से उत्पन्न होने चाहिए। जहाँ तक नाटकों के मूल्यांकन का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से आज के युग में रस निष्पत्ति और साधारणीकरण की अपेक्षा जो चरित्र चित्रण है और व्यक्तियों का जो वैचित्र्यवाद है उस पर निश्चित रूप से विशेष महत्व दिया जा रहा है। सामाजिक यथार्थ की भूमि पर जीवन और जगत की समस्याएं हैं, उनके प्रति जागरूकता तथा मानव का जो हृदय है उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण नाटकीय कला कौशल की कसौटी समझे जाना लगा है। और जहाँ तक बात है बच्चों निबंध की, तो निबंध लेखक से भी बहुत कुछ आशाएं की जाने लगी है, क्योंकि आज का युग बुद्धिवादी युग है और निबंध जो हैं वो निबंधों में विचार प्रधान होते हैं। लेकिन मन की शिथिलतामयी तरंग से अभिभूत होकर अगर कोई किसी प्रकार की अनियमित या आकर्षक रचना करता है तो इसी से केवल निबंधकार के कर्तव्य की तीसरी नहीं होती, बल्कि आज का जो पाठक है वो यथार्थवादी और इसके साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के धरातल पर निबंधकार से बिल्कुल एक नए नूतन दृष्टिकोण की अपेक्षा करता है। और डॉक्टर सहल का ऐसा मानना है कि आज का निबंध साहित्य इस दृष्टि से थोड़ा सा कम समृद्ध है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि डॉक्टर सहल की ऐसी मान्यता है और यह एक अच्छी स्थापना है कि निश्चित रूप से साहित्य के जो मानदंड हैं वो आरोपित नहीं होने चाहिए, वो साहित्यिक रचना से ही पैदा होने चाहिए, क्योंकि हर रचना का अपना एक वैशिष्ट्य होता है और इसके साथ ही साथ समय के बदलने के साथ सिद्धांत भी बदलने चाहिए। ये हमारा बच्चों निबंध चयनिका का आज अंतिम निबंध था जो हमने पढ़ा, और इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले व्याख्यान में एकांकी के बारे में। आपकी जो दूसरी पुस्तक है वो एकांकी से संबंधित है, तो इसीलिए हम अब अगले व्याख्यान में उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।